हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 के हिस्ट्री कल हम आपको पढ़ाए थे कि फ्रांस की क्रांति क्या चीज़ है, फ्रांस की क्रांति का मूल किस रूप से लोगों के बीच में आया। आज हम देखेंगे कि 1789 के बाद जब फ्रांस की क्रांति का उल्लंघन वाटरलू के लड़ाई में हो गया था, तो उसके बाद उदारवादी का मतलब होता है कि नियमों को चेंज करने वाले जो लोग थे, कहने का मतलब राजतंत्र हटाकर लोकतंत्र लाने वाले जो लोग थे, उन्हीं को बोला जाता था उदारवादी। क्या बोलते थे? उदारवादी, यानी कि नियमों को बदलना और सभी को समान रूप से अधिकार देना। यही लोग सोच रखने वाले क्या कहलाते थे? उदारवादी। क्या कहलाते थे? उदारवादी। तो उदारवादी क्लियर है किसको कहते हैं? कि नई सोच रखने वाले और सभी को समान अधिकार देने वाले की जो बात करता है वही क्या कहलाता है? उदारवादी। क्या कहलाते हैं? उदारवादी। तो इसमें हम देखेंगे उदारवादी लोग, यहाँ मैंने लिख भी दिया, उसको आप लोग कॉपी में लिख लेना। उदारवादी लोग की सोच, समाज में सभी को स्वतंत्रता मिलना, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको सभी प्रकार के क्या मिलना? स्वतंत्रता मिलना। वही लोग वो कौन सोच रखते था? उदारवादी लोग। और सभी को एक जैसा अधिकार। ऐसा नहीं है कि जो पहले राजतंत्र था तो उसमें जो चर्च वाले लोग थे उनको अलग अधिकार था, जो सामंत वाले लोग थे उनको अलग अधिकार था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था। ये लोग, इनकी सोच इस प्रकार से थी कि सभी को समान अधिकार मिले और सभी को क्या मिले? स्वतंत्रता मिले। क्या मिले? स्वतंत्रता मिले। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि मताधिकार। अब जैसे कहने का मतलब कि उदारवादी के लोगों को आते ही यहाँ पर ऐसा लगा कि अब एक प्रकार से क्या हो रहा है? लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है। मताधिकार की भी मांग की गई है। मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। जिसको जनता चुनेगी वही यहाँ का क्या बनेगा? राजा बनेगा। वही कानून को क्या करेगा? देखेगा। तो मताधिकार में फ्रांस के लोगों को मताधिकार को लाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। हाँ भाई, ये तो है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में मताधिकार को लाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। राजाओं को, मतलब कि राजा इतना ज्यादा अत्याचार करते थे राजा, उनसे लड़ना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद जो बदलाव आया, और बदलाव आने के बाद उदारवादी लोग जो थे वो मताधिकार की मांग करने लगे। तो हर नागरिक को मताधिकार मिला नहीं था, यानी कि हर नागरिक को मत डालने का अधिकार नहीं था। अब भी हर नागरिक को मताधिकार नहीं था। उन्हीं लोगों को था जिनके पास संपत्ति थी। क्या थी? संपत्ति थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक आपके बुक में दिया होगा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक प्रकार का था गरीब जनता का अपना एक ग्रुप था। क्या थी? गरीब जनता की अपनी एक ग्रुप थी, जिसमें उस ग्रुप वाले ने क्या मांग की? पुरुषों को वोट देने की बात, यानी कहने का मतलब सभी पुरुषों को वोट देने की मांग की, और ये मांग उनकी क्या हुई? पूरी भी हो गई। क्या हो गई? पूरी भी हो गई। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई। हेडिंग आपका है उदारवादी की भावना। क्या है? उदारवादी की भावना। उदारवादी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई उदारवादी विचार रखने वाले कौन से लोग थे। ये क्या चाहते थे? नए बदलाव चाहते थे और राजतंत्र से हटकर लोकतंत्र लाना चाहते थे और सभी को समान अधिकार देना चाहते थे। तो इन्हीं में से एक व्यक्ति था नेपोलियन। क्या था? नेपोलियन कोड, जिसको बोलते हैं क्या? नेपोलियन कोड। तो इसका जन्म जो हुआ था, यानी जो ये राजा बना था 1804 में, क्या बना था? फ्रांस का राजा बना। क्या बना? 1804 में फ्रांस का राजा बना, और प्रजातंत्र की कुछ गलतियों को सुधारने के लिए ये दोबारा राजतंत्र स्थापित किया। कहने का मतलब कि वो इस प्रकार का राजा नहीं था कि किसानों के ऊपर टैक्स लगाए, उसके बाद आम जनता के ऊपर टैक्स लगाए, इस प्रकार का राजा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ये था, ये प्रजातंत्र जब आया था, तो प्रजा का मतलब होता है जो जनता थी, उनका राज जब आया था तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां थी जिनको ये सुधारना चाहता था। तो ये सुधारने के तौर पर क्या लाया आपने? राजतंत्र। क्या लाया? राजतंत्र लाया। तो नेपोलियन का शासनकाल हम देखते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नेपोलियन का शासनकाल देखते हैं। नेपोलियन के शासनकाल में महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। महिलाओं को क्या थी? ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। ये जब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ना तो बाहर घूमने का अधिकार था। ठीक है। तो जब महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, तो इसीलिए महिलाओं को, चाहे वो क्या, मतलब कि जो महिलाएं थी उनको पिता या पति पर निर्भर रहना, यानी कि जिनका विवाह हो जाता था वो पति पर अपने निर्भर रहते थे, और जिनका विवाह नहीं होता था वो पिता पर निर्भर रहते थे। ठीक है। तो सन 1944 के, यानी कि ऐसी शासन चलती गई, ऐसा शासन ही क्या हुआ? चलता गया, और धीरे धीरे क्या हुआ? समय व्यतीत होता गया, और सन 1944 के ना, सन 1944 यानी कि 20वीं सदी आते आते क्या हुआ? आसपास के फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हो गया। कहने का मतलब कि जो फ्रांस है 20वीं सदी आते तक वहां पर लोकतंत्र क्या हुआ? स्थापित हो गया। तो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादीकरण। क्या? आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी का कारण कहते हैं। तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन द्वारा बदलाव, एक प्रकार से नेपोलियन की यह सोच थी कि आर्थिक क्षेत्र में यदि हम बदलाव करेंगे तो जितनी भी जनता है सब हमारे पीछे क्या करेगी? आएगी, और हमारा क्या देगी? साथ देगी। तो यहां पर हम देखते हैं जर्मनी उस समय, यानी कि नेपोलियन द्वारा बदलाव आर्थिक क्षेत्र में समझने के लिए हम किसी ऐसे कंट्री का उदाहरण लेते हैं जहां की कंट्री का क्षेत्र क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। तो आपसे आगे भी हम आपको जब जर्मनी का 1 एकड़ बताएंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां पर हम नेपोलियन की आर्थिक स्थिति को समझने के
लिए हम जर्मनी का क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे। तो जर्मनी उस समय छोटे छोटे 39 प्रांतों में बटा था। प्रांत का मतलब होता है स्टेट, क्या होता है, स्टेट। तो उस समय जो था जर्मनी छोटे छोटे 39 प्रांतों में बटा था, जिसमें से कुछ प्रांत पर नेपोलियन का क्या था, राज था, क्या था, नेपोलियन का क्या था, शासन था, क्या था, शासन था। और उन्हीं प्रांतों पर नेपोलियन क्या करता था, बदलाव लाना चाहता था। क्या करना चाहता था, बदलाव लाना चाहता था। तो वहां की स्थिति कैसी थी, वहां किस प्रकार से क्या था, उसके बारे में हम देखते हैं, और बदलाव क्या करेगा नेपोलियन, इसके बारे में भी देखते हैं हम। वहां के अलग अलग प्रांतों की अलग अलग क्या थी, मुद्रा थी, क्या थी, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग क्या थी, मुद्रा थी। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आपका 39 प्रांत इस प्रकार से छोटे छोटे क्या थे, प्रांत थे, और हर 39 प्रांतों में अलग अलग क्या थी, मुद्राएं थी। इसमें से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता था वो व्यापारी का होता था। किसका होता था, व्यापारी का होता। अब कैसे व्यापारी का होता था, देखो, जो व्यापार करते हैं वो एक देश से दूसरे देश में, यानी कहने का मतलब अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करते हैं कि जो सामान होता था उनका क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो उसी प्रकार से जब ये ट्रांसपोर्टेशन करते थे, तो जैसे ही एक प्रांत से दूसरे प्रांत में इंटर करते थे, तो इनको यही मुहाने पर, यानी कि उस प्रांत के जो द्वार था उसी पर इनको टैक्स देना था। क्या देना था, टैक्स देना था। यानी कि इनको अपने कंट्री में पूरे प्रांत में क्या करना था, व्यापार करना था। तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे, इनको क्या देना पड़ता था, टैक्स। क्या देना पड़ता था, टैक्स। टैक्स को ऐतिहासिक भाषा में बोलते हैं चुंगी। क्या बोलते हैं, चुंगी। तो वही चुंगी कितना परसेंट देना पड़ता था, 5%। कितना परसेंट, 5% देना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, ज्यादातर सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, व्यापारी लोगों को। किसका नुकसान हुआ, व्यापारी लोगों का। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत, आगे हम बढ़ते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी को होता है। इन लोगों को हर एक प्रांत के नफों पर 5% चुंगी देना था। यानी कि जिस भी प्रांत में इंटर करते थे, अपना प्रांत छोड़कर दूसरे प्रांत में इंटर करते थे, तो उनको वहां पर 5% चुंगी देना था। चुंगी का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स। तो आगे हम देखते हैं। तो इसके बाद इससे हैरान होकर जो वहां के व्यापारी थे, एक गठन बनाया। क्या बनाए, गठन बनाया, और उस गठन का नाम था जालवेरिन कस्टम। क्या नाम था, जालवेरिन कस्टम यूनियन का गठन बनाया। किसका बनाया, जालवेरिन कस्टम यूनियन का क्या बनाया, गठन बनाया। और उस गठन से क्या मांग की कि टैक्स की सीमा को क्या कर दी गई, घटा दी गई। यानी कि जब कोई भी व्यापारी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में इंटर करेगा, तो वहां वो दूसरे प्रांत में टैक्स नहीं देगा। अब दूसरा क्या था, मुद्राओं को भी 2 कर दिया गया। यानी कि जो अलग अलग 39 प्रांतों की जो मुद्राएं थी, उनको कितनी मुद्राओं में बदल दिए गए, 2 मुद्राओं में बदल दिए गए। तो इससे क्या हुआ, व्यापारी को क्या मिली, राहत मिली, और वो क्या किया, अपना व्यापार आगे बढ़ाए। अब जो आगे आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद का जन्म। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजें हैं, जैसे राजतंत्र हो गया, उन्हीं की सोच रखने वालों को क्या बोला जाता था, रूढ़िवाद। यानी कि सिंपल आप कह सकते हो, रूढ़िवाद किसे कहते हैं, पुरानी चीजों की सोच रखने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, रूढ़िवादी। क्या बोलते थे, रूढ़िवादी बोलते थे। तो यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से रूढ़िवाद आया था। देखो, नेपोलियन जब इन 3 प्रांतों में अपना क्या किया, बदलाव किया, यानी कि वहां पर किसानों को ऊपर से टैक्स हटाया, उसके बाद जो आम जनता थी उन पर क्या किया, यानी कि उनका भी क्या किया, टैक्स हटाया। तो जो अलग अलग प्रांत थे उन पर और कई सारी कंट्री का क्या था, शासन था। तो और कंट्री ये नहीं चाहता था कि हम किसानों के ऊपर से टैक्स हटाएं, और जो मजदूर वगैरह थे उनको काम, मतलब कि उनके ऊपर से भी क्या हटाएं, टैक्स हटाएं। तो क्या हुआ कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को क्या कर दिया, हरा दिया। अब ये युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण हम समझते हैं। युद्ध इसलिए हुआ कि नेपोलियन जो 3 या 4 प्रांतों पर शासन कर रहा था, तो उन प्रांतों में ऐसा बदलाव लाया कि जो अलग कंट्री के राजा थे वो इस पर क्या किए, इससे क्या किए कि नफरत करने लगे। क्या करने लगे, नफरत करने लगे कि भाई अब ये 3 प्रांतों या 4 प्रांतों में बदलाव ला दिया, तो इसका प्रभाव और भी कंट्री पर क्या पड़ रहा था। और वहां के राजा क्या था, एकदम नाखुश थे कि भाई इस प्रकार से अगर करेगा तो मतलब कि टैक्स भी हमें नहीं मिल रहा है, और जो किसान वगैरह थे वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, वो इससे क्या करने लगे, इसको नेपोलियन से क्या करने लगे, खफा हो गए कि भाई ये नेपोलियन सही नहीं है, इसको मिलकर क्या है, हराना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, 4 देशों का क्या बना, एक सम्मिलित ग्रुप बना, और 4 देश एक तरफ और एक देश का राजा एक तरफ। यानी कि फ्रांस का राजा नेपोलियन एक तरफ, और चारों देश के ऑस्ट्रिया, इटली और रूस और पर्सिया, इन चारों देश के राजा एक तरफ हो गए। और क्या किए, युद्ध किए। और नेपोलियन द्वारा फ्रांस में बदलाव को नेपोलियन कोड या संहिता कहते हैं। यानी कि जो नेपोलियन द्वारा बदलाव लाया गया था फ्रांस में,
में या अन्य प्रांतों में उसे क्या बोला जाता है, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता। क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार से इनको हराया गया और वहां पर किस प्रकार से शासन चलाया गया। तो सन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, किसमें, सन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराने के बाद उनको पकड़कर किसमें बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और उसी जेल के अंदर 1822 में नेपोलियन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछता है कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया और कितने देश के राजा मिलकर उसको हराए। और नेपोलियन को हराने के बाद उनको किस में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और नेपोलियन की मृत्यु किस में हो गई, उसी जेल में 1822 ईस्वी में हो गए। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक कहानी की तरह है किस प्रकार से एक राजा आया और बदलाव। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक राजा फ्रांस का था नेपोलियन, जो कि किसानों के ऊपर से टैक्स वगैरह सब हटा दिए थे और अच्छे तरीके से जनता को चला रहा था। लेकिन जो अन्य कंट्री के राजा थे उनको ये बात भाई नहीं, और ये क्या किए कि नेपोलियन पर क्या किए, आक्रमण किए, सम्मिलित होकर 4 देशों ने आक्रमण किया और वाटरलू की लड़ाई में 1815 में इसको पकड़कर जेल में डाल दिया और 1822 में नेपोलियन क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जो चारों देश के राजा थे उन्होंने एक क्या दिया, संधि बनाया। संधि का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन बुलवाया और ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया कि यूरोप को किस प्रकार से अब, यानी कि फ्रांस को किस प्रकार से अब चलाना है, किस प्रकार से लोगों को रखना है, किस पर कितना टैक्स लगाना है, किस पर कितना टैक्स नहीं लगाना है। तो उस संधि को बोला गया वियना संधि। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है कि वियना संधि पर टिप्पणी लिखिए। तो वियना संधि में क्या था कि यही जो नेपोलियन को 4 देश के राजा मिलकर हराए थे वही चारों देश के राजा क्या हुए, उस वियना संधि का मतलब कि वियना ऑर्गेनाइजेशन को बुलवाए थे। तो उसमें से जो सबसे मेन था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर बोले थे या राजा बोले, ड्यूक मेटरनिक। क्या था, ड्यूक मेटरनिक। वहां ऑस्ट्रिया का राजा का नाम क्या था, ड्यूक मेटरनिक था। तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा था, चला रहा था। क्या कर रहा था, चला रहा था। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या बातें की गई, इसके बारे में देखते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार यूरोप को चलाना है। और दूसरा सबसे पहले काम जो किया गया, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को तुरंत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। क्या क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब उसके द्वारा बदलाव कहने का मतलब टैक्स नहीं वो ले रहा था, फिर से टैक्स लगाया गया। और कर मतलब कि जो आपका टोल टैक्स होता है अभी आप देते हो, तो उस समय वो भी टैक्स चलता था, वो भी क्या कर दिया गया, दोबारा लेने लगे। तो उसके बाद क्या था, फिर से फ्रांस में बूर्बो वंश के शासकों को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब बूर्बो वंश के शासक कौन थे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां सब किस वंश के शासक थे, बूर्बो वंश के। और ये लोग क्या थे, एक प्रकार के क्रूर शासक थे और ये लोग जनता पर रहम नहीं करते थे। तो इसी प्रकार से फिर से दोबारा उन वंशों को राजगद्दी पर बैठा दिया गया और उसी प्रकार से जैसे दोबारा राजतंत्र था उसी प्रकार से फिर आ गया राजतंत्र। तो 4 देश मिलकर फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फ्रांस की सीमा को क्या कर दिए, घटा दिए, कि दोबारा फ्रांस अपनी सीमा न बढ़ा पाए। यही तो होता है, राजा क्या करते थे कि दूसरे देशों पर युद्ध करते थे और उस देश को हराकर अपनी सीमा को क्या कर देते, बढ़ा देते थे। यही काम यहाँ पर 4 देशों ने मिलकर किया। 4 देशों के राजा ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन सब मिलकर किए। 4 देश मिलकर फ्रांस के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यानी कहने का मतलब भाई इतना बड़ा फ्रांस था, उसको छोटे छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए और फ्रांस को इतना छोटा कर दिए ना। तो और जो अलग अलग टुकड़े किए उस पर क्या किए, चारों लोग क्या किए, जैसे होता नहीं कि प्रसाद की तरह बांट लिए सभी को एरिया, तो वो इसी प्रकार से क्या किए, इधर का एरिया कोई और ले लिए, इधर के एरिया कोई और, इधर के एरिया कोई और फ्रांस को छोटा सा कर दिए। कैसा कर दिए, छोटा सा कर दिए। इनका मेन सिद्धांत यही था कि यदि फ्रांस की सीमा को हम छोटा कर देंगे तो फ्रांस कभी भी अपनी सीमा को बढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे एक व्यक्ति ऐसा आया था जिसका नाम था ज्यूसेफ मेथनी। क्या नाम था, ज्यूसेफ मेथनी। वो ऐसा मतलब कि इटली का एक प्रकार का वो शासक था, वो आया था और फ्रांस की सीमा को धीरे धीरे फिर से बढ़ाया। आगे हम बताएंगे, पहले जो समझ रहे उसको समझ लेते हैं। 4 देश मिलकर फ्रांस के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फ्रांस की सीमा को क्या कर दिए, घटा दिए। अब ये 4 देश कौन थे, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, पर्सिया। ये 4 देश क्या किए, यही तो 4 देश भाई नेपोलियन को हराए थे और यही 4 देश क्या किए थे, वियना संधि में क्या किए थे, इकट्ठा हुए थे। क्या किए थे, इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद एक वो बनाया था कि किस प्रकार से हमको फ्रांस से चलाना है और फ्रांस में दोबारा किसको राजगद्दी पर बैठाना है, कहां कहां कितना टैक्स लगाना है, ये सब वहां पर क्या हुई, चर्चा हुई। तो आगे हम देखते हैं। अब देखो उत्तर का जो इलाका था, यानी कि जो फ्रांस का उत्तर का इलाका था उसको एक अलग नाम घोषित कर दिया, उसको नाम दिया नीदरलैंड का। किसका नाम दिया, नीदरलैंड का। और जो पश्चिमी सीमा थी वो कौन रख लिया, पर्सिया रख लिया। और कई सारी जो उत्तरी पूर्वी सीमा थी वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या किए, सब अपने में मिला लिए। तो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इस सारी वीडियो में। यानी कि हमने क्या बताया,
उदारवादी की भावना, उदारवादी का मतलब मैंने बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया, नेपोलियन के बारे में मैंने बताया, भाई नेपोलियन किस प्रकार का राजा था, वो कैसे युद्ध किया, किस प्रकार से अपने राज्य में बदलाव लाया, उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया, आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी का कारण। उदारवादी का कारण का मतलब होता है कि भाई जो आर्थिक क्षेत्र था, नेपोलियन का एक सीख थी कि यदि हम आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे तो जितने भी किसान हैं, जितनी भी जनता है, सब हमारे साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो यही कारण है कि नेपोलियन ने क्या किया, आर्थिक क्षेत्रों में भी क्या किया, बढ़ावा दिया। और उसके बाद व्यापारी का इसके बारे में मैंने बताया भाई किस प्रकार से प्रांत में टूटा था हमारा जो आपका फ्रांस था। उसी प्रकार से आपका नीचे मैंने बताया टैक्स को हटा दिया गया, मुद्राओं को देकर दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारी आपकी घटना एक प्रकार से कहानी की तरह है। आप अच्छे तरीके से समझिए, और लिखना है तो आप जब समझे रहेंगे तो अच्छे तरीके से इतिहास को लिखेंगे। अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो इतिहास को नहीं लिख पाएंगे। आई बात समझ में? तो आगे हम बताएंगे जो क्रांतिकारी था वो आया था किस प्रकार से फिर से फ्रांस की सीमा को बढ़ाया। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे।